वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। सेकेंड यूनिट में आपके 3 टॉपिक बच गए हैं, आइसोलेटर, एमसीबी, एमसीसीबी और ईएलसीबी। 4 टॉपिक बच गए। छोटा छोटा टॉपिक है, आज की क्लास में सारा खत्म हो जाएगा। देखिए आइसोलेटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखे भी होंगे कि वो पार्ट होता है जो कि एक सेक्शन को, मतलब सब स्टेशन में एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग करता है। जैसे कि जब हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाते थे तो आप देखते थे कि ये मान लीजिए सीटी है, फिर ये ब्रेकर है ना, उसके बाद आइसोलेटर, फिर ये बस बार शुरू हो गया, इस तरह से। तो आइसोलेटर क्या करता है कि इस सेक्शन को इस सेक्शन से अलग करता है। बेसिकली इसका काम ये है कि जब भी कभी कोई मेंटेनेंस का काम करना हो या शटडाउन देना हो तो उस समय आइसोलेटर आपको एक क्लियरेंस देता है। क्लियरेंस मतलब कि लाइव पार्ट से आपको दूर करता है ना, सेफ्टी देता है कि आप यहाँ काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मान लीजिए ये है और इधर से फिर और भी ये जा रहा है इधर, ठीक है। तो आपको अगर इधर कुछ काम करना है और सपोज कि यहाँ पर भी आइसोलेटर है ना, और यहाँ पर भी एक सपोज ट्रांसफार्मर है और फिर इधर भी एक आइसोलेटर लगा के, मान लीजिए हम लोग ब्रेकर वगैरह लगा के इधर भी कुछ लोड को सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, ठीक है। और आपको अगर इसमें कुछ काम करना है, इस फीडर में कुछ काम करना है, इसको चालू रखना है, तो क्या करते हैं, है ना, इसकी लोड को खत्म करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, तो ये सेक्शन जो है हमारा पूरी तरह से आइसोलेटेड हो जाएगा। इस सेक्शन में हम काम कर सकते हैं, ये क्लोज रहेगा तो इधर सप्लाई जाते रहेगा, इधर सप्लाई नहीं आएगा, जैसे आइसोलेटर ओपन कर देंगे, है ना। तो आइसोलेटर आपको मेंटेनेंस के काम में या फॉल्ट आ गया तो शटडाउन देने के काम में, इन सब में यूज होता है आइसोलेटर का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसको इस तरह से सब स्टेशन में लगाया जाता है ताकि हम किसी भी सब स्टेशन के किसी भी पार्ट में सेफली काम कर सकें। वो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एसएलडी वगैरह देखा था, उसमें आप अगर देखें फिर से तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से आइसोलेटर्स लगे होते हैं ताकि कहीं भी मेंटेनेंस किया जा सके, काम किया जा सके। मेनली आइसोलेटर्स मैनुअली ऑपरेटेड भी होते हैं, मोटराइज्ड ऑपरेटेड भी होते हैं। और बेसिकली इसके जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप के हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल ब्रेक, जो कि आप लोग देखे होंगे सब स्टेशंस में, जो कि नीचे से जब ऑपरेटर उसको हैंडल को नीचे से मूव करता है तो अगर वो एक होता है हॉरिजॉन्टल ब्रेक जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे घूमता है, जो मैंने यहाँ बनाया है, ये आप लोग देखे होंगे। जब नीचे का ऑपरेटिंग रॉड को ऑपरेटर मूव करता है तो अगर ये है तो ये नीचे इससे कनेक्टेड है। इसमें क्या है कि ये जो बीच वाला जो आप देख रहे हैं, ये इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, इनके साथ ये ऑपरेटिंग हैंडल इनके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब ये ऑपरेटिंग हैंडल मूव होता है तो ये जो बीच का इंसुलेटर है ये मूव होता है। ये दोनों स्थिर रहते हैं लेकिन ये बीच वाला मूव होता है और ये जो ऐसे है वो ऐसे हो जाता है। सेफ कब होगा, जब ये इस तरह से है, इधर से लाइन आ रहा है और इधर से लाइन जा रहा है। जब इसको खोलेंगे तो जब ये पूरी तरह से ऐसे आ जाए, इस पोजीशन से मूव करके जब इस पोजीशन में आ जाए तो ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड है, अच्छा हो गया। तो जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो मूव करने वाला आइसोलेटर है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ आइसोलेटर। और भी आइसोलेटर होते हैं जो कि वर्टिकल प्लेन में मूव करते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे हैं तो कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसे हो गया तो ऑफ हो गया। तो जो वर्टिकल प्लेन में मूव करते हैं वो वर्टिकल आइसोलेटर कहलाते हैं। और तीसरा होता है पैंटोग्राफ टाइप, जो कि हाई वोल्टेज में जनरली देखने में आता है और हाई करंट एप्लीकेशंस में above 132 और इस तरह से, वहां पे पैंटोग्राफ टाइप होता है जो कि ऑटोमेटिकली वो मोटराइज्ड होता है। पैंटोग्राफ टाइप जो है मोटराइज्ड होता है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप को स्प्रिंग और स्प्रिंग सिस्टम से कैसे मूव करता है वो सब देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल जो फर्स्ट टाइप है वो है आपको हॉरिजॉन्टल टाइप। हॉरिजॉन्टल टाइप आइसोलेटर्स मतलब बहुत कम वोल्टेज रेंज से लेकर के बहुत हाई वोल्टेज रेंज तक के अवेलेबल है ना, है अवेलेबल, ठीक है। अब इनके जगह हाई वोल्टेज में पैंटोग्राफ का यूज करते हैं क्योंकि फास्ट ऑपरेशन है, ज्यादा सेफ है, ऑपरेटर का कोई रोल नहीं है।
लेकिन उसके आने से पहले हॉरिजॉन्टल ही यूज होता था, और अभी भी चूंकि उसका कॉस्ट ज्यादा है तो इसलिए ये अभी भी यूज है। रिप्लेस होगा तो वो होगा, बट 132 किलो वोल्ट एंड लोअर में इसी का यूज है, हॉरिजॉन्टल टाइप आइसोलेटर। इसको ये भी कहते हैं डबल ब्रेक टाइप हॉरिजॉन्टल आइसोलेटर। डबल ब्रेक टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक यहां से ब्रेक होगा एक बार, और एक बार यहां से ब्रेक होगा, है ना। जब ये ब्रेक होगा तो ये वाला पार्ट इधर ब्रेक होगा, ये वाला पार्ट इधर ब्रेक होगा। हॉरिजॉन्टल ब्रेक टाइप आइसोलेटर जो कि 440 वोल्ट से लेकर के बहुत हाई वोल्ट 440 किलो वोल्ट तक का भी आता है। इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है, इसमें ये जो तीन आप देख रहे हैं ये तीन फेज नहीं है ना। ये जो एक सेट है ये पूरा ये एक फेज के लिए ये एक सेट है। 3 फेज के लिए ऐसा ऐसा 3 सेट लगाना पड़ेगा, है ना। इसमें इधर से मान लीजिए कि सप्लाई, इधर से सप्लाई आ रही है और ये आइसोलेटर अभी क्लोज्ड पोजीशन में है, क्लोज्ड में। यहां से करंट इस फिक्स्ड कांटेक्ट से करंट जाएगा इसमें, और इससे फिर इसमें, और इधर से आगे जहां भी जाना है वहां चला जाएगा। मतलब ये जो हम बनाए हैं ना आइसोलेटर, है ना, इसी का तो ये फॉर्म बना है, ठीक है। अभी ये क्लोज्ड है, मतलब इधर से करंट आ रहा है, बीच से होते हुए जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं तीनों, ये जो है ये फिक्स्ड कांटेक्ट है, और इसको सपोर्ट देने के लिए ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। मूवेबल कांटेक्ट को सपोर्ट देने के लिए ये इंसुलेटर लगा हुआ है, और इधर वाला जो कांटेक्ट है उसको सपोर्ट देने के लिए ये इंसुलेटर लगा हुआ है। तो 3 सेट ऑफ इंसुलेटर हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो फिक्स्ड हैं, जो कि ये है फिक्स्ड पोस्ट इंसुलेटर, फिक्स्ड पोस्ट इंसुलेटर, और ये जो है ये मूवेबल पोस्ट इंसुलेटर है। जब नीचे से हम ऑपरेटिंग रॉड को मूव करते हैं तो ये बीच वाला जो है ये मूव होता है, और इसके साथ साथ ये जो आपका मूवेबल कांटेक्ट है ये मूव होता है, ठीक है ना। ये मूवेबल कांटेक्ट जो है ये मूव होता है, और ये वाला पार्ट अगर आगे निकलेगा तो ये वाला पार्ट पीछे जाएगा, और ऑपरेटर ये चेक करता है कि जो हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, होना चाहिए। नहीं तो अगर ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा तो आर्क बन के भी करंट पास कर सकता है। तो बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है हॉरिजॉन्टल टाइप का, कॉस्ट भी कम है, बट प्रॉब्लम आती है इसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी डिटोरिएट होते हैं। इनमें बहुत जल्दी कंटिन्यूअस जब भी मतलब ऐसे तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो ये होना चाहिए कि नो लोड पे इसको चलाना है, नो लोड पे ही घुमाना है ना। वोल्टेज भी 0 कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको ऑपरेट कीजिए। लेकिन इफ नॉट पॉसिबल या नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, नो लोड तो कर देते हैं बट वोल्टेज रहने देते हैं, उसी पर इसको खोलते हैं। वो भी रिस्की है, क्योंकि नीचे आप इसको पकड़ के खोल रहे हैं, आप ग्लोव्स पकड़ के खोल रहे हैं, यहां पर अगर वोल्टेज है तो, और अगर ये कोई भी एक इंसुलेटर अगर पंक्चर होता है बाय द वे, तो वो ऑपरेटिंग रॉड के थ्रू आपकी ग्लोव्स को क्रॉस करके बॉडी में आ सकता है। तो एक जो सबसे सेफ प्रोसेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वोल्टेज भी 0 करके तब इसको ऑपरेट कीजिए। और इससे फायदा एक ये भी है कि अगर वोल्टेज 0 करके ऑपरेट करेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा भी स्पार्किंग नहीं होगा। जब आप इसको खोलेंगे तो थोड़ा सा भी स्पार्किंग नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज 0 है। जनरली क्या होता है कि जब इसको आप अगर वोल्टेज है ना, और अगर आप खोले वोल्टेज है, मतलब देखिए जैसे कि अगर ये यहां पर अगर एक ट्रांसफॉर्मर है और ये मान लीजिए कोई फीडर है, ठीक है ना, आपको क्या करना था, आपको इस ट्रांसफॉर्मर पे काम करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ब्रेकर को ट्रिप कर दिया, ठीक है, ब्रेकर को ट्रिप कर दिया, लोड 0 हो गया, लोड 0 हो गया। ये आइसोलेटर आपका क्लोज है, ट्रांसफॉर्मर पे काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो है यहां तक, इस पे काम नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, लोग आइसोलेटर खोल लेते हैं। भाई आइसोलेटर को जब आइसोलेटर आप खोले हैं तो आइसोलेटर तक तो वोल्टेज था ही, ये कॉन्टेक्ट क्लोज था, आइसोलेटर तक वोल्टेज था। आपने नो लोड पर तो खोला लेकिन 0 वोल्टेज पे नहीं खोला। तो जब खोलते हैं तो यहां कुछ स्पार्किंग होती है ना। और इस तरह के कंटिन्यूअस स्पार्किंग से क्या होता है कि ये जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ये कॉन्टेक्ट्स में कार्बन वगैरह लगता है और जंग लग जाता है, खुरदुरापन आ जाता है। कुछ सालों के बाद
ये जो है ठीक से बैठता भी नहीं है, बार बार खोलते हैं, बार बार मारते हैं, है ना, ठीक से बैठता नहीं है, फिर उसमें ग्रीजिंग करनी पड़ती है। आइसोलेटर का भी मेंटेनेंस होता है, शेड्यूल मेंटेनेंस में आइसोलेटर का भी मेंटेनेंस, आप पढ़ेंगे 6 में शेड्यूल मेंटेनेंस, उसमें आइसोलेटर का भी मेंटेनेंस है ना, कि आइसोलेटर को भी देखना है कि इसके कॉन्टेक्ट सही से फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। यहाँ पर भी स्प्रिंग्स लगे होते हैं जो कि दाबता है उसको जाकर के, है ना, ये ऐसे ऐसे रहता है चिपका हुआ, जब कांटेक्ट जाता है तो ये इसमें पकड़ता है अच्छे से। तो सही प्रोसेस है 0 वोल्टेज पर ऑपरेट करने का, है ना। जब आप इसको, अच्छा 0 वोल्टेज कैसे करें, तो 0 वोल्टेज करने के लिए आप क्या कीजिए कि ऐसा है ना, आप क्या कीजिए कि यहां पर इसको ट्रिप कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको ट्रिप कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, ट्रिप कीजिएगा 0 वोल्टेज हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसको ओपन कर लीजिए, फिर इसको चालू कर लीजिए। हाँ, वो फॉर फ्यू सेकेंड यहाँ का भी पावर कटेगा बट सेफ रहेगा। अगर ये बहुत इमरजेंसी फीडर नहीं है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटर्स आइसोलेटर काफी दिनों से यूज हो रहे हैं, आज भी यूज होता है, लेकिन इसके डिमेरिट्स मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस प्रॉब्लम है इसमें। इसके कंपैरिजन में पैंटोग्राफ जो है उसमें मेंटेनेंस प्रॉब्लम बहुत कम है। दूसरा इसका डिमेरिट है मैनुअल लेबर लगता है इसमें, लेकिन वो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए ताकि ऑपरेटर यार्ड में जाके कम से कम वॉच करे, बट रिस्की तो है, यार्ड में जाना मतलब रिस्की तो है। फिर भी नेवरदलेस दिस हैज बीन यूज्ड, और ये यूज हो रहा है और आगे होता रहेगा कुछ दिनों तक। तो ये था आपको हॉरिजॉन्टल आइसोलेटर। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है वर्टिकल टाइप आइसोलेटर। वर्टिकल टाइप जो आइसोलेटर है उसका एक एग्जाम्पल होता है अर्थ स्विच आइसोलेटर। वर्टिकल टाइप आइसोलेटर में एक ही ये है जो कि मतलब अर्थ स्विच आइसोलेटर जो है वही वर्टिकल डायरेक्शन में ओपन और क्लोज होता है। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस तरह से रहेगा, और जब फॉल्ट आएगा और मेन आइसोलेटर ओपन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। मतलब वो तो समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है हॉरिजॉन्टल वाले का हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ऐसे ऐसे, और वर्टिकल वाले का है या तो ऐसे या ऐसे, ओपन रहेगा तो ऐसे, क्लोज रहेगा तो ऐसे। देखिए जरा उसका एग्जाम्पल, जो वर्टिकल टाइप का एग्जाम्पल है वो है अर्थ स्विच। अर्थ स्विच क्या होता है कि जनरली अर्थ स्विच हर जगह नहीं आपको ग्रिड्स में मिलेगा, 132 किलो वोल्ट वाले में, 33 वाले में नहीं मिलेगा। ये 33 वाले में अर्थ स्विच का काम लोग कर लेते हैं सॉर्टिंग रॉड वगैरह लगा के। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई फीडर है, ठीक है, सीटी है, ब्रेकर है, उसके बाद ये आइसोलेटर है और ये अर्थ स्विच है, इसको अभी आप नहीं मानिए, है ना, सपोज इट इज नॉट प्रेजेंट, और उसके बाद आइसोलेटर के बाद ये लाइन चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सपोज कि फॉल्ट आया तो ब्रेकर ट्रिप कर गया, ऑपरेटर ने इस लाइन को ब्रेकडाउन डिक्लेयर कर दिया कि ये ब्रेकडाउन है, लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, लाइनमैन जाकर के इसको ठीक करें, ठीक है, और इस आइसोलेटर को ओपन कर दिया, ठीक है। अभी हम इसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइन है, काफी लंबा लाइन है ना, और सपोज कि ये लाइन नीचे ऐसे जमीन पे गिरा हुआ है, ठीक है ना, और ये यहां पर कोई पोल है, ठीक है, इसी पोल से लाइन टूट के नीचे जमीन पे गिर गया, वापस इसको यहां पे लगाना है, ठीक है। और इस पोल के आगे फिर ठीक है लाइन, है ना, इस पोल के आगे फिर ठीक है, लेकिन यहां पे ये टूट के गिर गया है, ठीक है। तो और एक तो ये बात समझ गए, यहां पे पोल है, ये लाइन यहां से गया था, यहां से पोल से टूट के नीचे गिर गया, और इस पोल से आगे फिर लाइन है, आगे तो फिर है, यहीं से बीच में टूट के गिर गया। अब लाइनमैन को इस पे काम करने के लिए इस पोल पे चढ़ना पड़ेगा, इस तार को टान के यहाँ पे करना पड़ेगा, और फिर उसको वाइंडिंग वगैरह बांधना पड़ेगा। और एक और चीज समझिए कि ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि कोई लाइन गया रहता है, कोई फीडर गया रहता है, उसके ऊपर से नीचे से कोई दूसरा भी लाइन पास करता है जनरली, है ना, कि मान लीजिए 11 किलो वोल्ट का लाइन है, उसके ऊपर से 33 किलो वोल्ट का
कहीं पे क्रॉसिंग हो सकता है, या 132 किलो वोल्ट का कहीं से क्रॉसिंग हो सकता है। हो सकता है कि इसके ऊपर से कोई लाइन और गया हुआ हो, ठीक है। अब क्या होगा कि ऑपरेटर जब यहाँ, लाइनमैन जब यहाँ पे काम करेंगे, इसको ऊपर करके इस पे वाइंड करने का काम करेंगे, ऐसा हो सकता है कि अगर हवा चल रही हो या ड्यू टू एनी मीन ये वायर जो कि इसको क्रॉस किया है, इससे कुछ चार्जेस फ्लो करके ट्रांसफर होके इस वायर में आ जाए। हो सकता है विंड के कारण या और भी कई कारणों से हो सकता है, और ऐसा प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि जब भी लाइनमैन इस पे चढ़ते हैं तो एक बार चेक जरूर करते हैं कि इसमें लाइन है तो नहीं, कहीं कुछ इंडक्शन तो नहीं आ रहा है। वो पता चल जाता है थोड़ा सा भी इस तरह से, मतलब सेकिंग हुआ या इस तरह से, तो पता चल जाता है कि कहीं इंडक्शन तो नहीं आ रहा है। वो क्यों आता है? कहीं भी हो सकता है कि काफी दूर हो वायर, है ना, आपको दिख नहीं रहा हो कि कोई क्रॉसिंग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन में यहाँ ये 33 किलो वोल्ट का या ये सब क्रॉस कर रहा है। तो उसका उपाय क्या है, कैसे करें? उसके लिए क्या करते हैं लोग कि एक बार अगर ये अर्थ स्विच नहीं है, ठीक है ना, अर्थ स्विच नहीं है, तो क्या करते हैं, यहां पर ऑपरेटर क्या करेंगे कि यहां पे सबस्टेशन से जहां पर ये फीडर निकल रहा है वहां पर एक सॉर्टिंग रॉड लगा देंगे। सॉर्टिंग रॉड क्या है? कुछ नहीं, वायर, यहां से वायर एक रॉड टाइप का होता है, उसके ऊपर में कंडक्टर कैसे फंसा रहता है नुक्सी, उसको उस पर लटका देंगे, और उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको नीचे कहीं अर्थ प्लेट या कहीं भी चिमटा लगा के कस देंगे। ये हो गया। सिमिलरली एक तो यहां ऑपरेटर ने कर दिया, दूसरा जब लाइनमैन वहां पे जाएंगे काम करने तो वो भी वहां पे सॉर्टिंग रॉड लगाएंगे। कहां? इधर, ठीक है, इधर। एक तो यहां ऑपरेटर ने लगा दिया और एक यहां लाइनमैन ने उस साइड वाले में इसमें लगा दिया। अब क्या होगा कि इफ सपोज अगर इसके इधर अगर कोई, इसके इधर जो लाइन है उसको अगर कोई क्रॉस कर रहा है, इसके इधर जो लाइन है उसको अगर कोई क्रॉस कर रहा है लाइन, उससे अगर इंडक्शन आएगा तो लाइनमैन के रेजिस्टिव बॉडी से पास करने के बजाय वो इस सॉर्टिंग रॉड से पास करके ग्राउंड में चला जाएगा। सिमिलरली अगर इधर कोई लाइन क्रॉस है तो यहां पे अगर आपका लाइनमैन है, काम कर रहे हैं या ये भी है, तो यहां से इससे अगर जो ओवरलैपिंग वाला जो वायर है उससे अगर चार्जेस इस पे आते हैं तो वो बजाय कि यहां से होते हुए, इसके बॉडी से होते हुए, आइसोलेटर से होते हुए जाए, वो इस सॉर्टिंग रॉड से ग्राउंडेड हो जाएगा। तो उससे फायदा क्या है कि ऑपरेटर जो लाइनमैन यहां पे काम कर रहे हैं उनको कोई भी नुकसान होने का चांस नहीं है। आपने यहां सॉर्टिंग रॉड लगा दिया, यहां सॉर्टिंग रॉड लगा दिया, तो उसके बीच का जो जोन है, आपने जहां भी सॉर्टिंग रॉड लगाया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, अब इसके बीच का जो जोन है वो पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड जोन है, पूरे का पूरा सेफ जोन है ना, सेफ जोन है, इसमें आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये तो यहां पे करते हैं, लेकिन जनरली ग्रिड्स में ये जो चीज है ये परमानेंटली दी जाती है, वो कुछ इस टाइप से। यहां पर परमानेंटली एक स्विच लोग लगा देते हैं जिसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड होता है और एक टर्मिनल यहां ऐसे कनेक्ट। नॉर्मल कंडीशन में ये जो टर्मिनल है ये कुछ इस तरह से रहेगा ऐसे, और जब आप इसको, जैसे मान लीजिए अगर ये क्लोज्ड है, नॉर्मल कंडीशन है, ये क्लोज्ड है, तब तो ये ओपन रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये क्लोज हो जाएगा। आपस में इनकी ऐसी इंटरलॉकिंग है कि जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्लोज हो गया, सेफ हो गया, ऑपरेटर उधर अपना काम कर ली, लगाए सॉर्टिंग रॉड, उसके बाद फिर काम हो गया, इस तार को फिर वापस यहां पे इसको इंस्टॉल कर दिया गया। उसके बाद इधर का सॉर्टिंग रॉड खोल देंगे, बोलेंगे लाइन क्लियर है, ऑपरेटर आएंगे, और ऐसा इसमें सिस्टम होता है, और ऐसा इसलिए ये बनाया गया, उसका भी कारण हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली इसकी इंटरलॉकिंग ऐसी होती है कि अगर ऑपरेटर इस पोजीशन के बाद अगर वो चाहेगा, या दिमाग से मान लीजिए निकल गया, दिमाग से निकल गया अगर,
और वो चाहेगा कि हम इसको क्लोज कर दें, ऑपरेटर को क्लोज कर दें, सॉरी मेन आइसोलेटर को क्लोज कर दें। ऑपरेटर अगर दिमाग से निकल गया कि हम अर्थ स्विच यहाँ लगा हुआ है, और अगर वो इसको क्लोज कर पाएगा तो क्या होगा, समझ रहे बात? इधर लाइन क्लियर हो गया, ये क्लोज है, ऑपरेटर के दिमाग से मिस हो गया कि एक सॉर्टिंग रॉड या अर्थ स्विच कनेक्टेड है, और आकर के वो इसको और क्लोज कर देगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्रेकर फिर ट्रिप कर जाएगा, है ना, और बहुत हेवी शॉर्ट सर्किट होगा। जितना कम दूरी होता है उतना ज्यादा फॉल्ट करंट होता है, तो ये बहुत तेज झटका होगा। इसलिए इसकी इंटरलॉकिंग इस तरह से बनाई गई होती है कि ये जो मेन आइसोलेटर है ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक आप इसको नहीं खोल देते हैं। समझ में आ रही बात? जब इसको खोलेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप इसको नहीं खोलते। समझ में आ रहा है? अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसको मतलब अनजाने में आप इसको बंद करने का प्रयास कर नहीं हो रहा है तो आपको ध्यान जरूर जाएगा, अरे लगता है अर्थ स्विच कनेक्टेड है, फिर आप आएंगे देखेंगे अच्छा हाँ अर्थ स्विच कनेक्टेड है, फिर आप इसको ओपन कर देंगे, तब आप इसको क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए अर्थ स्विच का डिस्कवरी भी हुआ, क्योंकि जनरली ये घटना घटती थी कि लोग यहाँ पे सॉर्टिंग रॉड लगा देते थे और बिना सॉर्टिंग रॉड निकाले हुए इस स्विच को जाकर के क्लोज कर देते थे। मेरे आंख के सामने दो घटना हुई है कि ऑपरेटर जो है सॉर्टिंग रॉड लगा दिए और हम लोग उस तरफ थे और ये अनजाने में इसको क्लोज कर दिए और सॉर्टिंग रॉड हटाए नहीं वहां से, और घटना हो गई, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर ब्रेकर ट्रिप हो गया, बट स्पार्किंग हुई, आवाज हुआ, दैट इज। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ही ये अर्थ स्विच आया, क्योंकि ये तब तक नहीं इसको बंद होने देगा जब तक आप इसको नहीं खोल देते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये आइसोलेटर, मेन आइसोलेटर क्लोज होता है, ये ओपन होता है। जब फॉल्ट होता है, शटडाउन देते हैं, तो ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है। और दोबारा जब इसको क्लियर करना है तो आपको पहले इसको खोलना होगा, तब इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको वर्टिकल जो आइसोलेटर है सब कुछ सिमिलर है, बस इसका जो ओरिएंटेशन है, जो खोलने का जो तरीका है वो हॉरिजॉन्टल ना हो करके वर्टिकल है। ठीक है, तो ये था आपको वर्टिकल टाइप आइसोलेटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर्स। पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर इस टाइप का कुछ होता है। ऊपर में ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा बना है इसका। इसमें जैसा कि अगर आपने इलेक्ट्रिक ट्रेन के ऊपर वाला पेंटोग्राफ देखा होगा, आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ रहे हो तो आप उसको भी पढ़े होंगे, कि वो जब ऑन करते हैं तो वो उठ करके तार को टच करता है, ऑफ करते हैं तो फिर नीचे आ जाता है, बिल्कुल उसी टाइप का है। ये जो आप देख रहे हैं तीन ये जो मैकेनिज्म है ना, ये लिंक जो लगे हुए हैं, ये जब ऑन होगा तो पूरा खुल जाएगा, पूरा खुल के वायर को टच करेगा। जब ऑफ करेंगे तो फिर छोड़ते हुए नीचे आ जाएगा, सेटल हो जाएगा। होता क्या है कि जब आपको ऑन करना है तो ये मोटराइज्ड होता है पूरी तरह से, तो यहां पर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, इसको जब आप ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करेंगे, क्लोज ऑपरेशन डालेंगे, तो क्या होगा कि स्प्रिंग से सारा कुछ कंट्रोल होता है, तो वो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इसको खोलेगा, है ना, और ये जो नीचे जो बैठा हुआ रहेगा वहां से ये उठ करके ऊपर जाके अगर ये वायर है ना, तो इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से वायर को टच करेगा। ठीक है, होता क्या है कि जनरली इसका यूज जो है सो लार्ज करंट पे करते हैं, तो जब ये इधर से दोनों तरफ से इसको टच करेगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, कुछ करंट इधर से आ जाएगा, कुछ करंट इधर से आ जाएगा। तो उससे क्या है कि प्रत्येक पार्ट पे बहुत ज्यादा हीट लॉस, या मतलब हीट लॉस दोनों में होगा, लेकिन प्रत्येक आर्म पे ज्यादा हीट का स्ट्रेस, हीट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब लाइफ अच्छा हो जाएगा। अभी आपने जो देखा था हॉरिजॉन्टल टाइप, उसमें जो आपको एक आर्म था उसको पूरा का पूरा करंट को जाना ही जाना है। जनरली दिन भर के 24 घंटे में से 18-20 घंटे तो लाइन कंडक्ट ही करते रहता है ना, 2-3 घंटे के लिए ही ऑफ होता है, उतना भी नहीं होता है, 24 घंटे भी लाइन कंडक्ट करते रह सकता है। तो इसमें एक फायदा ये है
कि चूंकि करंट अगर 500 एम्पीयर भी करंट है तो आधा आधा बढ़ रहा है, 250 एम्पीयर इधर से, 250 एम्पीयर इधर से, तो 250 एम्पीयर ही जाएगा हर एक आर्म से, तो इसका लाइफ अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल टाइप जिसमें कि पूरा का पूरा 500 एम्पीयर कंटिन्यूअसली जाते रहेगा, है कि नहीं? एग्री कर रहे हैं? तो होता यह है कि जब आप ऑन करते हैं तो ये खुल करके दोनों तरफ से टच करता है, दोनों तरफ से करंट आता है इधर, और फिर ये जो है ये भी कंडक्टिंग पार्ट है, और यहां से फिर निकल जाता है। मतलब आइसोलेटर का तो काम ही होता है कि एक तरफ से करंट को आना और फिर दूसरी तरफ से इसको निकालना, है ना? तो इसमें क्या है कि ये ऐसे खोल करके ये वायर है इसको टच कर लेगा, और नीचे में फिर ज्वाइंट है वहां से जुड़ेगा, दोनों करंट जुड़ेगा, और फिर आगे जो आपका वायर है वो चला गया आगे, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से वायर अपना आगे बढ़ गया, ठीक है? वायर की तो कैपेसिटी रहती है ज्यादा करंट झेलने की। जब आपको ट्रिप करना है, बंद करना है, तो यहाँ से आप ऑपरेट कीजिए, या रूम से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, वहां से ऑपरेट करेंगे, ये अपने आप इसको खोले छोड़ेगा, कॉन्टेक्ट इसको लीव करेंगे वायर को, और नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है? अब इसमें सारा इंटरनल तो स्प्रिंग मैकेनिज्म है, उतना आपको नहीं समझना है। नीचे ये जो है ये सॉलिड सपोर्ट आइसोलेटर है, सॉलिड सपोर्ट आइसोलेटर मतलब ये फिक्स रहेगा, आइसोलेटर है जो कि इस वोल्टेज को इस ग्राउंड से आइसोलेट करता है। ये है सॉलिड रोटेटरी आइसोलेटर। सॉलिड रोटेटरी आइसोलेटर क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे तो ये भी घूमता है, जिस तरह से हॉरिजॉन्टल टाइप आइसोलेटर में बीच वाला पोस्ट इंसुलेटर घूमता है, उसी तरह से पैंटोग्राफ वाले में ये भी घूमता है ना? और ये घूम करके इसको ऊपर और नीचे करने का काम करता है, ठीक है? तो ये है आपको पैंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर, जनरली यूज होता है अबव 132 किलो वोल्ट, अबव लार्ज करंट, जहां पे लार्ज करंट है वहां पर, और इंडिया में काफी कम जगह पर है, जनरली धीरे धीरे आएगा, पॉपुलर होगा। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये कम स्पेस लेता है ना? हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में काफी कम स्पेस ये आपको पैंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर लेता है, एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि लाइफ ज्यादा है, क्यों? क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तीसरा है कि कॉन्टैक्ट्स की बर्निंग और कॉन्टैक्ट्स का जो मेंटेनेंस प्रॉब्लम जो होता था हॉरिजॉन्टल में, वो इसके केस में कम है, बट कॉस्ट इसका ज्यादा है, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी आपको पैंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर्स की। यही 3 टाइप के आइसोलेटर्स अभी तक अवेलेबल हैं, फ्यूचर में कुछ और होंगे तो सिलेबस में ऐड होगा, आप लोग तो को इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि जनरली आपके घर में यूज होता है। उसके बाद है एमसीसीबी, तो एमसीसीबी एमसीबी दोनों लगभग सेम है, बस रेटिंग का डिफरेंस है। और लास्ट ईएलसीबी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हालांकि उसका जो एक्चुअल वर्किंग है, कैसे काम करता है, वो आपको जब तक आप उसको खोल के नहीं देखेंगे पूरा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से होता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे फिगर से यहां समझाने का। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जब आप एमसीबी को ओपन करेंगे, उसमें बिट वगैरह लगा होता है, बिट वगैरह तोड़ के जब आप उसको खोलेंगे, है ना, तो आपको अंदर में कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर एक आर्क स्प्लिटर होगा जो कि ऐसे ही निकल जाएगा, स्टील का होगा। यहाँ पर एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होगी, एक छोटा सा स्प्रिंग होगा। यहाँ पर एक सोलेनॉइड होगा, है ना, और ये दो टर्मिनल्स है, कॉन्टेक्ट है। क्या वर्किंग है, किस तरह से, वो सब समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लें कि एमसीबी जो यूज करते हैं हम लोग, तो एमसीबी सिंगल फेज, 3 फेज दोनों में आता है। और जनरली एमसीबी का जो यूज है वो 440 वोल्ट तक है। तो 440 वोल्ट मतलब 3 फेज तो आ ही गया, तो सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में है। 440 वोल्ट तक इसका यूज है, और करंट रेटिंग अप टू 100 एम्पेयर। 100 एम्पेयर के ऊपर अगर चाहिए तो आपको एमसीसीबी लेना होगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जो कि इसी का एक हायर कैपेसिटी वर्जन आप कह सकते हैं। और सिंपल जिस तरह से फ्यूज को रिप्लेस सर्किट ब्रेकर नहीं किया, उसी तरह से घरेलू काम के लिए, इंडस्ट्री वगैरह में इस वोल्टेज लेवल के लिए एमसीबी बेस्ट है, क्योंकि इसमें बार बार आपको फ्यूज को बदलना नहीं पड़ता है।
ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। ये जो एमसीबी है ये आपको दो तरह का प्रोटेक्शन देता है। एक तो ओवरलोड का प्रोटेक्शन देता है और एक शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, शॉर्ट सर्किट तो आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपका कोई अप्लायंस है, आयरन चाहे मोटर या कुछ में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, लार्ज करंट फ्लो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, एक बात। दूसरा, अगर ओवरलोड है मतलब कि जो आपके वायर की जो कैपेसिटी है ना, या आपने जिस रेटिंग का, डिपेंडिंग अपॉन लोड, आपने जिस रेटिंग का एमसीबी लगाया है, फॉर एग्जांपल आप अपने घर के लिए जो घरेलू लोड है उसके हिसाब से आपने 10 एम्पियर का एमसीबी लिया है ना, और उसको आपने लगाया, ठीक है। तो अगर आपका लोड 10 एम्पियर से एबव जा रहा है तो भी वो ट्रिप हो जाएगा। 10 एम्पियर से एबव जा रहा है लोड, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसका मतलब है कि आप ज्यादा लोड यूज कर रहे हैं, है ना। हो सकता है आपके घर में धीरे धीरे सामान बढ़ता चला गया, है ना। अभी आपके पास एक टीवी था, उसके बाद आपने फ्रिज खरीद लिया, गीजर खरीद लिया और भी चीजें खरीद ली, तो आपका लोड अब बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने एमसीबी 10 एम्पियर का लगाया है, अब आपका लोड अगर 11 एम्पियर है तो भी एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो ये आपको एक इंडिकेशन है कि आपका लोड ज्यादा हो गया, उस हिसाब से एमसीबी को चेंज कीजिए। ये डेंजरस भी हो सकता है, जो वायर है अगर उसकी कैपेसिटी कम है और आप ज्यादा उससे करंट ले रहे हैं तो वायर भी ब्लॉक कर सकता है। तो दो तरह का प्रोटेक्शन आपको एमसीबी देता है, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन कि अगर ओवरलोड है तो भी एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, जो उसकी रेटिंग है। जनरली आप 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर के एमसीबी मिलते हैं मार्केट में। आप जो उसकी रेटिंग है उससे ज्यादा अगर करंट उससे पास होगा तो भी वो ट्रिप कर जाएगा, और अगर शॉर्ट सर्किट होगा, फॉल्ट होगा, तब तो करंट काफी ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में तो तुरंत इंस्टेंट ट्रिपिंग देगा ही देगा, ठीक। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 440 वोल्ट, ऑपरेटिंग करंट अप टू 100 एम्पियर, डबल प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, बायमेटालिक स्ट्रिप फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए बायमेटालिक स्ट्रिप का यूज होता है। बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है? बायमेटालिक स्ट्रिप ये होता है कि जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है वो दो मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, दो डिफरेंट टाइप के मेटल से, जिनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग है मतलब कि जब वो हीट करेगा, दो तरह का मेटल है ना, और जब जैसे ये दो मेटल, जैसे ये दो मार्कर दो मेटल है और इनसे सेम करंट जा रहा है, ठीक है, और हीट जो डेवलप हो रहा है उसके कारण कोई मेटल ज्यादा एक्सपैंड, जैसे ये तो ये ठीक है लेकिन ये ज्यादा फैल गया, तो ये फैल गया तो मुड़ने लगा, है ना, या थोड़ा सा भी फैल गया, डिफॉर्मेशन हो गया, तो दोनों में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एक का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब फैलने का रेट दूसरे कंपैरिजन में अलग है, एक का ज्यादा है तो दूसरा कम है, बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप के मदद से हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन करते हैं और सोलेनॉइड के मदद से हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, आप अगर एमसीबी को इंस्टॉल किए हुए होंगे तो एक ऊपर में एक टर्मिनल होता है जिसको हम लोग पेचकस से खोल के फिर उसमें वायर ऊपर से लगाते हैं, फिर टाइट कर देते हैं, और नीचे से टर्मिनल होता है उसमें फिर निकाल के आगे जहां भी ले जाना है ले जाते हैं। तो ये है अपर टर्मिनल और ये है लोअर टर्मिनल। अब अंदर में क्या होता है, आपने तो यहां पर ला करके वायर लगा दिया, ठीक है। अब ये पूरा कंडक्टर है, अंदर में एक इंटरनल कंडक्टर होता है, इंटरनल कंडक्टर सॉलिड होता है, पीला रंग का कॉपर का दिखेगा आपको, अगर आप अच्छी कंपनी का खरीदेंगे और खोल के देखेंगे तो पीला रंग का कॉपर का पत्ती टाइप की दिखेगी, वायर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, पत्ती टाइप का सॉलिड वायर। अब ये जो वायर है ये इस तरह से आया, अब यहां पर ये एक आयरन लगा होता है लोहा का, और उसके ऊपर ये वायर लिपटा हुआ रहेगा, सोलेनॉइड बनाएगा इसको, है ना। ये क्या बन गया, एक सोलेनॉइड, आयरन के ऊपर वायर लगा दिया सोलेनॉइड, और इस सोलेनॉइड के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक आयरन का पिस्टन है। जैसे कि ब्रेकर में मैंने आपको बताया था कि ब्रेकर में ऊपर से वायर लपेटते हैं और अंदर में एक आयरन होता है। होता क्या है, जब करंट इससे पास होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी है
और करंट भी कैरी कर रहा है, तो इस आयरन वाले पार्ट पे फोर्स लगता है ना, तो फोर्स लगेगा तो ये नीचे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो वो समझेंगे, बट ये यहाँ पर वाउंड करके एक सॉलिनॉइड हुआ, वो वायर फिर यहां से निकल गया इस तरह से ऊपर से आता हुआ। अब यहां के बाद ये जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक है, ये एक मूविंग कॉन्टेक्ट है, मतलब ये मूव कर सकता है, ये आप खोलेंगे तब आपको दिखेगा एक मूविंग कॉन्टेक्ट टाइप का, ठीक है। उसके बाद इस बॉडी से एक स्प्रिंग लगा करके एक बायमेटालिक स्ट्रिप है, दिस इज बायमेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। और इसी के इस पार्ट को फिक्स्ड कॉन्टेक्ट भी कहा जाता है, ये मूव नहीं करेगा, ऐसे रहेगा, और ये बायमेटालिक स्ट्रिप है। फिर इसके दूसरे एंड से इस लोअर टर्मिनल को कनेक्शन दे दिया गया, मतलब अपर टर्मिनल से इंटरनल कंडक्टर सॉलिनॉइड पे आया, उसके बाद इधर से घूमते हुए यहाँ मूविंग कॉन्टेक्ट से कनेक्ट हुआ, बायमेटालिक स्ट्रिप से भी कनेक्ट हुआ, और उसके बाद फिर इधर से लोअर टर्मिनल से निकल गया। अब क्या होता है कि नॉर्मल करंट जितने की आपकी रेटिंग है एमसीबी की, सपोज 10 एम्पीयर रेटिंग है ना, तो नॉर्मल करंट के लिए यहां से जब नॉर्मल करंट आएगा इसमें सॉलिनॉइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये फोर्स भी लगाएगा इस पिस्टन पे, लेकिन नॉर्मल करंट पे फोर्स इतना नहीं है कि ये जो लैच है प्लास्टिक का होता है जनरली, इसको हिट कर सके। जब ये लैच हिट होता है ना, मतलब नॉर्मल कंडीशन पर तो इतना फोर्स नहीं है कि इसको हिट कर सके, लेकिन जब ये हिट होगा, जब ये हिट होगा है ना, जब ये हिट होगा तो ये मूविंग कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट को प्रेस करेगा, और मूविंग कांटेक्ट को प्रेस करके नीचे मूव करेगा, उससे ये फिक्स्ड कांटेक्ट भी नीचे चला जाएगा और दोनों के बीच में गैप बन जाएगा, ठीक है। तो वो देखेंगे अभी, ठीक। देखिए क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन के लिए ये भी ऑफ पोजीशन में है ना, जब आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है, जब हम इसको ऑन करेंगे, जब ऑन करते हैं तो फिर ये मूविंग कांटेक्ट और फिक्स्ड कांटेक्ट आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो क्या होता है, करंट यहां से आता है, यहां से होते हुए मूविंग कांटेक्ट फिक्स्ड कांटेक्ट होते हुए यहां से निकल गया, ठीक है। करंट नॉर्मल है तो ये सॉलिनॉइड उतना फोर्स नहीं लगा रहा है लैच पर ताकि ट्रिप करे, और ना ही ये बायमेटालिक स्ट्रिप में उतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि कुछ हो। लेकिन सबसे पहला केस लेते हैं ओवरलोड का। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए 10 एम्पियर का है आपका और 11 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो 11 एम्पियर पे भी ये सॉलिनॉइड का उतना फोर्स नहीं होगा कि ये इसको ट्रिप कर सके, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो उस टेम्परेचर के कारण, वो 11 एम्पियर के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगा, उसके कारण ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है इसमें डिफॉर्मेशन होगा, है ना। एक पार्ट कुछ कम एक्सपैंड होगा और दूसरा पार्ट कुछ ज्यादा एक्सपैंड होगा। इस एक्सपेंशन के कारण फिक्स्ड कांटेक्ट, और उस एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, जैसे एक्सपैंड होगा ये मूविंग कांटेक्ट ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और दोनों के बीच में गैप बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही 11 एम्पियर 10 एम्पियर ज्यादा जैसे ही होगा, एक्सपेंशन इतना एक का ज्यादा, मतलब एक्सपैंड तो हो रहा होगा, लेकिन 10 एम्पियर के बाद वो रेट बढ़ जाएगा कि एक ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, एक कम होगा, तो ऑब्वियसली एक मूवमेंट आएगा, तो उसके कारण एक फोर्स लगेगा इस मूविंग कांटेक्ट पर और ये सेपरेट हो जाएगा इससे, तो गैप बन जाएगा, तो ट्रिप हो जाएगा। तो ओवरलोड, अच्छा फिर जब ठंडा हो जाएगा, तो जब ट्रिप होता है ना, तो ये जब ये एक्सपैंड होकर के इस मूविंग कांटेक्ट को प्रेस करेगा, तो ये जो मैकेनिज्म है ये इसको, इस स्विच को नीचे गिरा देती है। वो आप देखते हैं ना, वो अपने आप नीचे, कट से आवाज होता है, अपने आप नीचे गिर जाता है। तो यही है, जब ये एक्सपैंड हुआ, मूविंग कांटेक्ट को प्रेस किया, तो ये जो है ये नीचे गिर गया, ठीक है। अब ये नीचे गिर गया तो ऑफ हो गया। दोबारा ऑन करने के लिए आपको इसको ऊपर करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर करने से पहले देखते हैं क्यों गिरा, क्या हुआ, ठीक है। तो ये जब ठंडा होता है तो वापस अपने पुराने शेप में आ जाता है। बायमेटालिक हीट के कारण एक्सपैंड हुआ, वापस जब ठंडा होगा तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। फिर से जब आप ऑन करेंगे तो फिर से वही चीज चलेगी। और जब शॉर्ट सर्किट होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा 15 एम्पियर 20 एम्पियर 50 एम्पियर इस तरह से करंट है, आपको इंस्टेंट ट्रिपिंग चाहिए, तुरंत ट्रिपिंग चाहिए। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट के कारण लार्ज करंट फ्लो करेगा, तो ये वायर से लार्ज करंट जैसे सॉलिनॉइड में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होगा कि ये पिन तेजी से लैच पे फोर्स लगाएगा, और जैसे ही लैच पे फोर्स लगेगा ये मूविंग कांटेक्ट फिक्स्ड कांटेक्ट को सेपरेट कर देगा, ये खुद भी ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर भी गैप बन जाएगा, और जो भी आर्क वगैरह बनेगा वो यहाँ पर आर्क जो स्प्लिटर है
है ना। यहाँ पर आपको दूरी ज्यादा लग रही है, उतना दूरी होता नहीं है। ये जो आर्क स्प्लिटर्स हैं, जो भी यहाँ पे आर्क बनेगा, ये आर्क स्प्लिटर उनको फैला देंगे, स्टील के प्लेट लगेगा उनको ठंडा कर देंगे। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सोलेनॉइड ऑपरेट करता है, तुरंत इस लैच पे फोर्स लगाता है और इनके बीच में गैप बना देता है। जब ओवरलोड होता है तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऑपरेट करता है ना। इसमें अनइवन एक्सपेंशन होता है, मतलब अलग टाइप का एक्सपेंशन होता है, अनइवन, और उसके कारण भी मूविंग कांटेक्ट और फिक्स्ड कांटेक्ट में गैप बन जाता है और ये जो आपका ऑपरेटिंग हैंडल है ये गिर जाता है, ऑफ हो जाता है। वापस ऑन करने के लिए दोनों ही कंडीशन में एक ही उपाय है, इस हैंडल को जैसे उठाएंगे ये दोनों कांटेक्ट फिर से चिपक जाएंगे। तो ये है आपका एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। तो ये जब आप इसको खोल के देखेंगे, अगर तो आपको कोई पुराना अगर हो आपके पास तो आप उसको खोल के देख सकते हैं, आपको ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। अब या आप चाहे तो YouTube वगैरह पर इसका वीडियो सर्च कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा आपको। अब जो MCCB है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, वर्किंग सेम है उसकी भी, उसमें भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों ही प्रोटेक्शन होते हैं। साइज थोड़ा सा बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में। और मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो है वो आपको 3 फेज के लिए ही यूज होता है, ओनली यूज्ड फॉर 3 फेज। और वोल्टेज लेवल 440 वोल्ट एंड एबव तक भी हो सकता है, 440 वोल्ट 11 किलो वोल्ट इस तरह से भी यूज करते हैं उसको। ऑपरेटिंग जो करंट है वो 1000 एम्पियर तक है, ठीक है। ऑपरेटिंग करंट 1000 एम्पियर तक है। और उसका इसका तो जो एप्लीकेशन है वो घर में भी है, इंडस्ट्री में भी है, लेकिन एमसीसीबी का जो एप्लीकेशन है वो कहां पर है, मेनली इंडस्ट्रीज में है ना, मेनली इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है, इसलिए एमसीसीबी का आपको नोट्स चला जाएगा, उसमें मेनली डिफरेंस ही आपको देखना है कि एमसीबी और एमसीसीबी में क्या डिफरेंस है। उसमें भी आर्क स्प्लिटर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, बस हर चीज की रेटिंग हाई है, ठीक है। तो एमसीसीबी दैट इज सिमिलर टू एमसीबी, उसका जो डिफरेंसेस हैं, जो वोल्टेज लेवल में डिफरेंस है, एप्लीकेशन में डिफरेंस है, और एक दो चीज और भी है जो कि सिंपल ही है, तो वो जो है हम आपको नोट्स में चला जाएगा, वहां से आप देख करके उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज और हम बताना चाहेंगे, एमसीबी और एमसीसीबी का जो आपको डिफरेंस जाएगा नोट्स में, उसमें आपको सब चीज समझ में आएगा। एक चीज में आपको हो सकता है नहीं समझ में आए, वो होता है ट्रिप लेवल। ट्रिप लेवल देखिए कुछ डिफरेंस है उस दोनों में, जैसे मैंने कहा कि एमसीबी 100 एम्पियर तक का होता है और एमसीसीबी 1000 एम्पियर तक का होता है, लेकिन 100 एम्पियर तो उसकी रेटिंग हुई, नॉर्मल रेटिंग, कि जितना नॉर्मली वो 24 घंटे 100 एम्पियर पास कर सकता है, उसी तरह से एमसीसीबी 24 घंटे 1000 एम्पियर पास कर सकता है। लेकिन जो ट्रिप करंट की कैपेसिटी है ना, ट्रिप करंट की कैपेसिटी है ना, तो ट्रिप करंट की कैपेसिटी कि कितना मैक्सिमम करंट पास हो सकता है ब्रेकर से, जिसको वो एमसीबी से जिसको वो ट्रिप कर सकता है, वो है 10 किलो एम्पियर। 10 किलो एम्पियर मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे पास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो सडन की बात है कि 10 किलो एम्पियर तक के करंट को वो ट्रिप कर सकता है बिना जले हुए, ठीक है ना। और यही चीज एमसीसीबी में 100 किलो एम्पियर तक है। ये तो एक चीज हो गई जो कि आपको हो सकता है नहीं समझ में आए, वो बता दी। दूसरा एक और चीज जो है वो है ट्रिप लेवल। ट्रिप लेवल जो है वो एमसीबी में फिक्स्ड है और एमसीसीबी में वेरिएबल है। अब ये क्या हुआ, तो ट्रिप लेवल का मतलब ये हुआ, जैसे मतलब एमसीबी में फिक्स्ड है, मतलब उसमें जैसे 10 एम्पियर का आप ले लिए एमसीबी, और तो अगर 10 एम्पियर का ले लिए तो वो फिक्स्ड हो गया कि 10 एम्पियर से अबव अगर करंट जाएगा, चाहे ओवरलोड के कारण हो चाहे शॉर्ट सर्किट के कारण हो, तो ब्रेकर को ट्रिप हो जाना है, वो फिक्स्ड है। अगर आपको इससे हायर रेटिंग का चाहिए, 15 एम्पियर का चाहिए, तो आप दूसरा एमसीबी ले लीजिए, है ना। लेकिन एमसीसीबी में क्या है कि ये वेरिएबल है, मतलब उसको आप सेट कर सकते हैं, है ना। वही है सोलेनॉइड के टर्न्स वगैरह को चेंज करके उसको आप सेट कर सकते हैं।
आप चाहें तो अगर आपने 1000 एम्पेयर का एमसीसीबी लिया है तो आप उसको चाहे तो 10 एम्पेयर पे भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो 50 पे भी कर सकते हैं, चाहे तो 100 पे, चाहे तो 1000, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है, एमसीसीबी को। तो उसमें ये एक बेनिफिट है कि वेरिएबल एक ट्रिप लेवल की सुविधा है। बाकी जो भी चीजें हैं वो सब आपको समझ में आ ही जाएंगी। अब आइए देखिए, ये ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, बहुत ही रिसेंट चीज है और इसका एप्लीकेशन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तो इसका एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में ही था, लेकिन अब धीरे धीरे हाउस वायरिंग में भी इसको लोग यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जनरली बरसात के दिनों में कभी कभी जब आप सुनते होंगे, कहते हैं कि दीवार में करंट आ रहा है, सुने होंगे कि दीवार में छूने से हल्का महसूस होता भी है झटका। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कि आपका कोई भी अप्लायंस, एक या दो या कोई भी, उसका इंसुलेशन वीक कर गया हो, जो लाइव पार्ट है और जो ग्राउंडेड पार्ट है उनके बीच का इंसुलेशन वीक कर गया हो, और इंसुलेशन वीक कर गया हो और कुछ करंट लीक हो रहा हो दीवार में या कहीं भी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका फैन ही है, सपोज कि ये एसी सप्लाई है और आपका फैन है, ठीक है, तो आपने ये फेज और ये न्यूट्रल, ठीक है, और आपने एक फैन को इंस्टॉल किया, ठीक है, 3 पंखा 3 होता है उसमें, ठीक है, इस तरह से एक फैन आपने इंस्टॉल किया और आपको पता ही है कि जो फैन है वो कनेक्टेड होता है आपको छत से, या है ना, तो और उसके वायर, अगर कहीं भी वायर कटा हुआ है मान लीजिए, तो बॉडी में आ सकता है करंट, उससे जा सकता है किसमें, दीवार में आ सकता है, बॉडी में आ सकता है। होता तो ये है, बट इट इज ऑल्सो अर्थड, ये अर्थड भी होता है क्योंकि कनेक्टेड है, अब छत से टंगा हुआ है, वायर इसके, मान लीजिए वायर इसके लोहा वाले पार्ट से सटा हुआ है, वायर का अगर इंसुलेशन कमजोर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हो सकता है कुछ लीकेज करंट लोहा वाले पार्ट में आ जाए और वहां से फिर अर्थ में चला जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो अर्थ रिटर्न उसको चाहिए। तो वो एक, अगर मान लीजिए यहां से अगर 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो यहां से हो सकता है 9.5 जा रहा हो रिटर्न, 0.5 आपको अर्थ में जा रहा हो। इट इज पॉसिबल, ये होता है। इसीलिए जब आप कभी टच करते हैं या कभी कंप्लेन आता है कि करंट आ रहा है दीवार में, तो दैट इज, यही कारण है कि हो सकता है कहीं वायर का कोई इंसुलेशन डैमेज हो गया हो और वो जो है जो दीवार में टच हो रहा हो और वहां से ये आ रहा हो। बेसिकली क्या होता है, होता यही है, जितना सप्लाई आपने दिया उतना करंट रिटर्न नहीं आया, तो आप कहेगा सर ये तो केसीएल का उल्लंघन हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि 10 एम्पेयर आपने यहां से दिया, 9.5 एम्पेयर, मतलब 9.5 एम्पेयर यहां से रिटर्न हुआ, 0.5 यहां से ग्राउंड से कहीं ना कहीं तो उसको मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ग्राउंडेड है, वो भी ग्राउंडेड है, और बड़ी आपका जो जमीन है, दीवार है, ये भी ग्राउंडेड है, तो वो तो केसीएल तो सेटिस्फाई होना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ करंट ग्राउंड में जा सकता है और ये डेंजरस है ना, बिल्कुल डेंजरस है, झटका लग सकता है, लगता भी है, खाली पैर अगर हैं और ऐसा होगा तो सीवियर झटका लग सकता है। इंडस्ट्रीज वगैरह में जहां पर हेवी लोड है वहां पर ये और भी खतरनाक है। तो इस चीज से बचाने के लिए ये जो सर्किट ब्रेकर है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका नाम ही है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब अर्थ में अगर कोई भी करंट लीक कर रहा है तो उसको ये पता कर लेगा और ऑपरेट हो जाएगा। थोड़ा भी अर्थ में लीकेज है तो ये ऑपरेट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लगाते हैं इसको तो आप कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव है कि बरसात के मौसम में थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी कुछ लीक होगा ये ट्रिप कर जाएगा, है ना। तो मतलब वेरी सेंसिटिव बट वेरी गुड एप्लीकेशन वेयर लार्ज currents are involved and safety measures have to be, safety standard have to be taken on a large scale। मतलब जहां पर कि लोड ज्यादा है, जहां पर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं, वहां पर इसकी बहुत जरूरत है। लगभग 250 एम्पेयर, मतलब लीकेज करंट, अगर 250 एम्पेयर तक का लीकेज करंट अगर आता है उस तक के लिए, उस रेंज तक के लिए ये डिजाइन है। और इसकी वर्किंग इतनी सिंपल है और इतना आर्टिस्टिक टाइप का है, दिमाग लगा के बनाया गया कि आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें क्या होता है कि एक सीटी होता है ना, उसको कहते हैं कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। कोर
बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। एक्चुअली क्या होता है, एक सर्कुलर आयरन का रिंग टाइप का होता है ना, सर्कुलर आयरन का रिंग टाइप का है, कोर जिसको आप कह सकते हैं। तो है क्या कि ये जो पार्ट है ना, आप कहिए कि यहां से लेकर के दिस कंप्लीट, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है वो आपको ELCB का पार्ट है। होता क्या है कि ये इसका एक टर्मिनल है, जिस तरह से MCB का टर्मिनल होता है वैसे इसका भी टर्मिनल होता है। आप क्या करते हैं कि लोड को सप्लाई देने से पहले, जैसे फैन को वायर से कनेक्ट करने से पहले आप क्या किए कि वायर को पहले किस में ले आए, ELCB का जो टर्मिनल होगा उसमें आपने उसको कनेक्ट किया, और ELCB के टर्मिनल से कनेक्ट किया, और ELCB का जो दूसरा टर्मिनल है, मतलब इसके सामने का जो टर्मिनल है, उससे आपने लोड को कनेक्ट कर दिया। मतलब देखने में बाहर से अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह का डिवाइस दिखा देगा, है ना, ये 4 टर्मिनल इसमें लगे हुए होंगे, ठीक है। तो एक में आपने वायर को इन किया, और उसके जैसे इसमें आपने वायर को इन किया, है ना, ठीक है। मतलब कि जो सप्लाई है ना, सप्लाई को आपने इसमें कनेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपने लोड से कनेक्ट किया, ठीक। फिर लोड का जो रिटर्न आएगा उसको आपने इससे कनेक्ट किया, और फिर फाइनल यहां से जो वायर जाएगा वो सप्लाई में चला जाएगा। समझ आ रही बात, ये सप्लाई है, ये इसमें जाएगा, और यहां से लोड को जाएगा, फिर लोड से रिटर्न जो आएगा वो इसमें आएगा, और फिर ये इधर रिटर्न आ जाएगा, ठीक। अब इसके बीच में ही सारा का सारा खेल है। होता क्या है कि ये अंदर में एक सिटी है, मतलब एक कोर है आयरन का, और ये जो वायर जाएगा ये इस कोर में कई सारे टर्न, मतलब 1 2 3 4 टर्न दिखाएं तो ये 4 टर्न इसमें मारा है, ठीक है ना, इसमें 4 टर्न डाल दिया गया, और वहां से फिर आउटपुट चला गया लोड में, ठीक है। फिर लोड से जो रिटर्न आएगा वायर, वो भी इस कोर में उतना ही टर्न, जितना टर्न यहां है, मतलब लाइव वाले में जितना टर्न है, रिटर्न वाला जो आएगा वो भी उतना ही टर्न इस कोर पे मारेगा, उतना ही टर्न इसमें लपेटा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 टर्न तो यहाँ भी 4 टर्न। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जिस अंदाज में, जिस पैटर्न में आप इसको वाइंड करते हैं, उसके अपोजिट पैटर्न में रिटर्न वाले को वाइंड करेंगे। जैसे यहां पर हम किए हैं, देखिए जो लाइव किया है वो इस तरह से बाउंडेड है ये, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। और जो रिटर्न वाला जो है उसको देखिए कैसे बाइंड किया, ये अंदर से गया पहले, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये ध्यान रखिए, ये उसमें होता है, आपको नहीं करना है, वो इसमें ऑलरेडी इसकी जो डिजाइनिंग होती है ऐसी होती है कि जो लाइव वाला का जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा और रिटर्न वाला का जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा दोनों सेम होगा, लेकिन जिस पैटर्न में ये वाइंडिंग की गई है वो पैटर्न जो लाइव का होगा उससे अपोजिट पैटर्न होगा रिटर्न का, ठीक है। अब देखिए क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, अगर कोई भी, अच्छा इन दोनों के अलावा एक और भी कॉइल होता है ना, एक और भी कॉइल होता है, उसको कहते हैं रेसिडुअल फ्लक्स एक्साइटेशन कॉइल। रेसिडुअल फ्लक्स एक्साइटेशन कॉइल, अगर ये फिगर में जो भेजेंगे ना हो तो इसको आप लिख लीजिएगा, रेसिडुअल फ्लक्स एक्साइटेशन कॉइल। तो ये भी एक वाइंडिंग होती है, इसकी वाइंडिंग इन दोनों से डिफरेंट भी हो सकती है, लाइव और न्यूट्रल का सेम होता है, इसका डिफरेंट भी हो सकता है, और वो कनेक्टेड होता है रिले से। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई लीकेज करंट नहीं है, I = 0, अगर कोई लीकेज करंट नहीं है तो क्या होगा, ये लाइव वायर से करंट जाएगा, सपोज 10 एम्पीयर जा रहा है या 12 एम्पीयर जा रहा है, वो इसमें जब टर्न्स होंगे तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्लॉकवाइज, 10 एम्पीयर इसमें गया, सिमिलरली 10 एम्पीयर रिटर्न हुआ, वो भी इसमें टर्न्स बनाया अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि यहां पर भी नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही है, यहां भी नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में सेम बनेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। तो जो आपका कोर है
इस कोर के अंदर में दो तरह के फ्लक्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। कहने का मतलब है कि अगर जितना करंट लाइव से जा रहा है उतना ही अगर न्यूट्रल से रिटर्न हो रहा है तो इस कोर में रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो है। एक्चुअली फ्लक्स तो दो हैं लेकिन उनका जो रिजल्टेंट प्रभाव पड़ेगा किसी पर वो जीरो पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये कॉइल लगा हुआ है रेसिडुअल फ्लक्स एक्साइटेशन कॉइल का। अब मान लीजिए कि सिर्फ हम इस कॉइल की बात करें, है ना, मान लीजिए ये है बट मान लीजिए कि इसका बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके कारण यहां पर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम लोग को पता है इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी एंड डी फाई बाई डी टी, है ना। तो इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी के कारण इस रेसिडुअल फ्लक्स एक्साइटेशन कॉइल में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू लाइव वायर, होगा ना, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इससे पास कर रहा है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और ये भी तो है, अभी तो हमने इसकी बात कर ली, इसके कारण होगा क्या? इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण भी होगा, क्योंकि ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ई एल लाइव के कारण अगर इस तरह से हुआ प्लस माइनस, तो न्यूट्रल के कारण कुछ इस तरह से होगा प्लस माइनस रिटर्न के कारण। तुम्हारी बात मतलब कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट प्रभाव होगा वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो रिजल्टेंट जो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे रेसिडुअल फ्लक्स एक्साइटेशन कॉइल पे वो जीरो होगा, क्योंकि ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसके कारण भी यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये भी बनाएगा सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कारण भी यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दोनों का रिजल्ट, अगर दोनों करंट सेम है तो यहाँ पर रिजल्टेंट ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। और रिले को कुछ वोल्टेज मिलेगा तो रिले ऑपरेट करके ट्रिप वगैरह करेगा। ये इससे सिंक्रोनाइज होता है, यहाँ पर जो आप स्विच देख रहे हैं ना, इससे रिले को जैसे ही कुछ करंट मिलेगा ये इसको ओपन कर देगा, जस्ट लाइक सर्किट ब्रेकर। तो अगर नॉर्मल करंट है तो यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो है, इक्वल एंड अपोजिट है, रिजल्टेंट ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, तो कोई रिले में करंट नहीं जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई भी करंट ग्राउंड में लीक कर रहा है समथिंग एक्स, यहां से आया 10 एम्पियर, है ना, उसमें से x चला गया ग्राउंड में, तो यहाँ कितना गया 10 माइनस एक्स। अब ये जो है ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा 10 के हिसाब से, और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अब 10 माइनस एक्स के हिसाब से। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो अब जो रिजल्टेंट यहाँ पे वोल्टेज होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ज्यादा होगा, उसका ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ कम होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा। इसका फार्मूला आपको पता होगा, इक्वल टू √2 पाई एफ फाई एन वाला जो फार्मूला होता है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस आएगा, रिले में करंट जाएगा और रिले इन कॉन्टेक्ट्स को ओपन कर देगा। समझ आ गई बात? तो ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम वायरिंग्स में अभी उतना यूज नहीं है, फिर भी लोग कर देते हैं, बाद में उसको बाईपास ही करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रिपिंग उसमें होता है ना। अगर मतलब थोड़ा है लीकेज कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो ही जाता है, बट इंडस्ट्रीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विपमेंट्स डैमेज होने का चांस रहता है अर्थ लीकेज में, और सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू होता है, इसलिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और इसी के साथ आपका ये वाला जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट खत्म हुआ पावर सिस्टम का, स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन का। सबसे बड़ा यूनिट यही था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। पहला यूनिट तो उसमें बहुत सिंपल है, और सेकेंड यूनिट उसका न्यूमेरिकल है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।